का हमारा टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 3 में हम लोग हैं। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को कई पार्ट में बांट दिया है ताकि चैप्टर समझने में सुविधा हो। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि 1991 से पहले इंडिया का क्या कंडीशन था। इंडिया 1947 में जब फ्री हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल से, उसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा डरता था विदेशों के इंडिया में आकर के बिजनेस करने से या इंडिया में पैसा लगाने से, क्योंकि 200 सालों के कठिन मेहनत के बाद फ्रीडम मिला था। तो अब डर लगता था कि अगर वापस से अगर वहाँ के लोग यहाँ आके बिजनेस करेंगे तो फिर से हो सकता है इंडिया किसी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में चला जाए। यह सोच करके गवर्नमेंट विदेशी कंपनियों को इंडिया में आने नहीं देना चाहती थी, और यह भी नहीं चाहती थी कि प्राइवेट कंपनियों का वर्चस्व बढ़े जिससे गरीब लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। गवर्नमेंट ने सारे दरवाजे बंद करके रखे थे बिजनेस के। बिजनेस को बहुत ज़्यादा नैरो बना दिया गया था। सारे बिजनेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थे। तो उस समय इंडिया एक क्राइसिस में गुजर रहा था। 1947 से 1990 तक इंडिया में एक क्राइसिस चल रहा था। बिजनेस सब डूब रहे थे। इंडिया को विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा था। अपने कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया था। कंट्री इंपोर्ट पे पूरी तरह से डिपेंड हो गई थी और इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज तक नहीं था, इतना प्रॉब्लम हो गया था। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे कंट्री के उस समय रिफॉर्मर कहे जाते हैं। अब हमें ये जानना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या। इट रेफर टू ऑन गोइंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो अभी चल रहा है उसका शुरुआत हुआ था 1991 में। लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम होता है। बिजनेस करने के फ्रीडम को लिबरलाइजेशन बोल रहे हैं। ऑन रिलैक्सेशन स्टार्टेड इन 1991। उससे पहले बिजनेस करने में बहुत रेस्ट्रिक्शन था। हर बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी थी। आपको बिना लाइसेंस के आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो इट रेफर टू ऑन गोइंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और रिलैक्सेशन स्टार्टेड इन 1991 ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसी। इट वाज इंट्रोड्यूस विद द गोल ऑफ मेकिंग द इकोनॉमी मोर मार्केट ओरिएंटेड। इसका मेन गोल था कि इकोनॉमी को मार्केट ओरिएंटेड बनाना एंड एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टर। प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टर को कंट्री में एंट्री करने देना, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसका गोल था इकोनॉमी को मार्केट ओरिएंटेड बनाना, बिजनेस ओरिएंटेड बनाना और प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टर को एक्सपेंड करने में, कंट्री में बढ़ने में फ्रीडम देना। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन एम था। और इसके क्या फीचर्स हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या नई नई चीज़ें आई जो पहले नहीं थी। 1991 से पहले कंट्री में ये सारी चीज़ें नहीं थी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लाई गई इस क्राइसिस से निकालने के लिए। स्पेसिफिक चेंजेज इंक्लूड इन द रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ। पहले इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी, जिसके कारण सामान कंट्री में आने पे महंगा हो जाता था और अफोर्डेबल नहीं होता था, और विदेशी कंपनियां भी उसको बेच नहीं पाती थी। तो इंपोर्ट टैरिफ को रिड्यूस करना, टैरिफ मतलब टैक्स, इंपोर्ट टैक्स को कम करना 1991 की पॉलिसी का मेन पॉइंट था। डी रेगुलेशन ऑफ मार्केट। पहले मार्केट पे गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल था। कौन सा बिजनेस कौन करेगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लाइसेंसिंग सिस्टम था, इसको डी रेगुलाइज किया गया 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी में। रिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हेवी टैक्स रेट था, जिससे बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल था। ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो अभी इस टैक्स को रिड्यूस किया गया 1991 के पॉलिसी में, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। पहले विदेशी कंपनियों को आने नहीं दिया जाता था इंडिया में बिजनेस करने के लिए, लेकिन 1991 के पॉलिसी के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जोर दिया गया। द लिबरलाइजेशन हैज़ बीन क्रेडिटेड
by its proponent for high economic growth recorded by the country in the 1990 and 2000। अब 1990 से लेके 2000 के बीच में कंट्री में जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 1947 से लेके 1990 तक कोई ग्रोथ नहीं हुआ था इकोनॉमिक का, कोई खास रिमार्केबल ग्रोथ नहीं था, लेकिन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया। उसका मेन रोल किसका रोल था इसमें? लिबरलाइजेशन का, ताकि हर कोई बिजनेस करे। लिबरलाइजेशन के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर हैंड इट ओपोनेंट हैव ब्लेम्ड इट फॉर इंक्रीज्ड पॉवर्टी, और इसके जो ओपोनेंट थे वो भी एक दोष लगाते थे कि पॉवर्टी बढ़ रही है, इनइक्वलिटी बढ़ रही है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण, एलपीजी के कारण क्या क्या बढ़ रहा है? पॉवर्टी बढ़ रही है, इनइक्वलिटी बढ़ रही है। मतलब इनइक्वलिटी मतलब जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है अमीर होते जा रहा है। तो इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो रहा है। ये कौन बोलता था? जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के सपोर्टर नहीं थे, वो गवर्नमेंट पे दोष लगाते थे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 मेन टर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ब्रांचेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या क्या ब्रांचेज है? लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं LPG। सबसे पहले हम जानेंगे लिबरलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो लिबरलाइजेशन, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी मीन रिमूविंग और रिलैक्सिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल को या तो रिमूव कर देना, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल है तो उसको क्या करना, थोड़ा रिलैक्स करना। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जो रेस्ट्रिक्शन है उसको कंट्रोल करना, ये लिबरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। लिबरलाइजेशन में रिलीफ दिया गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। फॉरेन इन्वेस्टर आसानी से बिजनेस कर सकें, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये उसमें रिलीफ दिया गया था। रीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है उसको रीवैल्यू किया गया, मतलब उसका फिर से वैल्यूएशन किया गया। उसके वैल्यूएशन, पहले इंडियन करेंसी का वैल्यूएशन पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में था, इसको मार्केट के ऊपर छोड़ा गया। नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई। लिबरलाइजेशन के समय ही, लिबरलाइजेशन में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी ऐड किया गया। नई ट्रेड पॉलिसी लाई गई, इंपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। एनकरेजिंग फॉरेन टाई अप, विदेशी कंपनियों के साथ हाथ मिला करके बिजनेस में ग्रोथ लाया गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया। ये अलग टर्म है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सब लिबरलाइजेशन में किया गया। लिबरलाइजेशन का सबसे मेन टर्म्स यही है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिजनेस को मुक्ति देना, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिजनेस को डी कंट्रोल करना, मुक्ति देना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है, ताकि बिजनेसमैन खुल करके अच्छी तरह से पूरी फ्रीडम के साथ बिजनेस कर सकें। लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट भी हुआ। क्या इम्पैक्ट हुआ? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जब हम बाहर के विदेशी कंपनियों को इंडिया में बिजनेस करने के लिए फ्रीडम दे दिए तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और जब हम लिबरलाइज कर दिए, हर आदमी बिजनेस करने के लिए फ्री है, तो हमारे यहाँ फैक्ट्री सेटअप बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। और हमने टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के ऊपर जोर दिया, तो इससे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा। विदेशी कंपनियां जब इंडिया में आई तो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट, और कंट्री का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ रेट था वो भी बढ़ गया। ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। लेकिन लिबरलाइजेशन का कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ है, क्योंकि हमारे कंट्री में पहले सारे बिजनेस गवर्नमेंट के अंडर में थे, तो गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट देती थी, कोशिश करती थी कि एम्प्लॉयमेंट देने में इक्वालिटी रखे। लेकिन यहाँ पे जब बिजनेस विदेशी कंपनियाँ आई, चाहे यहाँ की जो कंपनियाँ थी, वो बिजनेस करने में फ्रीडम के साथ बिजनेस करना शुरू किया, तो वे उन्हीं लोगों को जॉब पे रखते थे जो ज़्यादा टैलेंटेड हों, ज़्यादा स्किल्ड हों। एक बात ये था। दूसरा, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होता था जिसमें कम एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती थी,
तो इसके कारण कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ गया। और दूसरा था टैक्स की रिसिप्ट में कमी आ गई। पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी, लेकिन लिबरलाइजेशन में टैरिफ और टैक्स को कम किया गया तो गवर्नमेंट का इनकम घट गया। अब आते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन किसको बोलते हैं? वर्ड से ही क्लियर है कि पब्लिक सेक्टर के बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना ही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। इसका डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक ने क्या दिया है देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का मतलब होता है गवर्नमेंट का बिजनेस। सिंपली रफली हम बोलते हैं तो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसको ट्रांसफ़र करना किस में ट्रांसफ़र करना? टू द प्राइवेट सेक्टर बाय सेल ऑफ गोइंग कंसर्न्स और बाय सेल ऑफ एसेट्स फॉलोइंग देयर लिक्विडेशन। या तो शेयर्स को बेच करके या कंपनी लिक्विडेट करके उसको उसके स्टेक को कम करना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना ही प्राइवेटाइजेशन है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेड बाय प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन के कारण हुआ क्या, फ़ायदा क्या हुआ कि एफिशिएंसी बढ़ गई। कैसे एफिशिएंसी बढ़ गई? हम देखते हैं कि किसी प्राइवेट फॉर्म में जाते हैं और किसी गवर्नमेंट फॉर्म में जाते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म में लोग बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, स्लो होते हैं, लेकिन प्राइवेट फॉर्म में ऐसा नहीं है। प्राइवेट फॉर्म में लोगों को डर होता है कि हमें जॉब से निकाल दिया जा सकता है कभी भी, इसलिए वो वहाँ पे एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। वहाँ पे हमेशा न्यू कॉमर्स को वेलकम किया जाता है, टैलेंटेड लोगों को और एक्टिव लोगों को वेलकम किया जाता है, जिससे वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इनएफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए पब्लिक सेक्टर की जो इनएफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए क्या किया गया? उसको प्राइवेटाइज किया गया। पहले रीजन ये है। प्राइवेटाइजेशन हुआ किस तरह, कैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ? अभी भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन 1991 में हुआ उसके बाद ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको प्राइवेटाइज करने की बातें चल रही हैं गवर्नमेंट की। तो पहले प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ था? डी नेशनलाइजेशन के थ्रू। नेशनलाइज गवर्नमेंट बिजनेस को प्राइवेट बिजनेस में कन्वर्ट करके, जॉइंट वेंचर करके, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच हाथ मिला करके जॉइंट वेंचर करके भी प्राइवेटाइज किया गया। लीजिंग के थ्रू प्राइवेटाइज किया गया। फ्रेंचाइजिंग के थ्रू प्राइवेटाइज किया गया। ये सब डिस्कस हो चुका है क्लास 11 में। तो ये प्राइवेटाइजेशन का रोल था। प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ पॉजिटिव है, कुछ इसका नेगेटिव है, इम्पैक्ट भी है। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है प्राइवेट कंपनी कट कॉस्ट एंड बी मोर एफिशिएंट। प्राइवेट कंपनी अपना खर्चा घटा सकी और ज़्यादा एफिशिएंट बन सकी। इंक्रीज्ड कंपटीशन, ज़्यादा प्राइवेट कंपनी हो जाने के कारण कंपटीशन बढ़ गया। मोर रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर कंप्लेन। और प्राइवेट कंपनियां जो होती है, जब कंपटीशन बढ़ता है तो सब चाहते हैं कस्टमर उनके साथ जुड़े रहें, तो कस्टमर के कंप्लेन को लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स लेते हैं। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उतना रिस्पॉन्स नहीं लेती, उन्हें पता है कि हम ही मार्केट में ही लीडर हैं और अगर हमें छोड़ के कंपनी कस्टमर जाएगा कहाँ। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है और उसका कोई कंपटीटर नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो लोग होते हैं वे हमारे कंप्लेन को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं फोकस करते हैं हमारे कंप्लेन पे, क्योंकि वो उसमें प्राइवेट सेक्टर है नहीं, पब्लिक सेक्टर है। लेकिन मान लेते हैं किसी दिन प्राइवेट सेक्टर आ गया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, उसके बाद हमारे कंप्लेन को तुरंत सुना जाएगा। इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है? सबसे नेगेटिव इफेक्ट है कि पब्लिक सर्विस ख़त्म हो गई है। प्राइवेट कंपनियां जितनी भी होती है उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, सोशल सर्विस उनका मोटिव नहीं होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है सोशल सर्विस। प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन सोशल सर्विस से अधिक से अधिक होना चाहिए। लेकिन प्राइवेटाइज होने के बाद ये सबसे गलत हुआ कि पब्लिक सर्विस ख़त्म हो गई, पब्लिक सर्विस नहीं रही। जॉब लॉस, बहुत सारे लोग जॉब लॉस कर गए। क्यों? पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते थे प्राइवेटाइज होने के बाद वो उसी तरह से काम करते थे जैसे पब्लिक सेक्टर में काम करते थे। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एक्टिव एम्प्लॉय चाहिए होता है उन्हें, और जब वो देखते हैं कि एम्प्लॉय एक्टिव नहीं है तो उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। तो ये इसके कारण बहुत सारे लोगों ने जॉब खोया। प्राइवेटाइजेशन इज एक्सपेंसिव, प्राइवेटाइजेशन जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है।
गवर्नमेंट के लिए भी एक्सपेंसिव होता है और कस्टमर के लिए भी एक्सपेंसिव होता है। अब हम लोग थर्ड टर्म्स की तरफ आते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक विलेज है, ऐसा मान करके, इस कंसेप्ट को मान करके जो हम काम करते हैं वही ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन मीन रिडक्शन और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करना ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक देश से दूसरे देश में जो गुड्स जाता है, कैपिटल जाता है, टेक्नोलॉजी जाता है या टैलेंट जाता है, उस पर जो भी रेस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव करना ही ग्लोबलाइजेशन है। इट इज़ द इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग पीपल एंड कोऑपरेशन इन वेरियस लोकेशन इन अराउंड द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाना, एक दूसरे पे, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मिल के काम करेगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरेक्शन करेगा, कोऑपरेशन के साथ काम करेगा, जो वेरियस वर्ल्ड के वेरियस प्लेस पे जो लोकेटेड कंट्री उनके बीच, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। मतलब पूरा दुनिया के जो भी कंट्री हैं मिल करके, ज्वाइनिंग हैंड्स, वर्किंग टुगेदर, इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हैं? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि एक्सपेंसन ऑफ मार्केट, इसके कारण मार्केट बढ़ेगा। हम सिर्फ इंडियन मार्केट था, लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन हो गया तो पूरा वर्ल्ड ही हमारे लिए मार्केट है। हमारा सामान पूरे दुनिया में ही बिक सकता है, पूरे दुनिया का सामान हमारे यहाँ भी बिक सकता है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी भी हाई क्लास की होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। हाई लिविंग स्टैंडर्ड, कंट्री पूरे जितने भी कंट्री है, सारे कंट्री के लोग हमारे देश में ला करके सामान बेचेंगे या हम उनके कंट्री में जाकर सामान बेचेंगे, तो हम पूरे हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सारे देश एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तो साथ में ग्रोथ करेंगे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? कट थ्रोट कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब विदेशी कंपनियां आ जाती हैं मार्केट में, और प्राइवेट नेशनल कंपनियों के साथ उनके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राइज इन मोनोपोली, मोनोपोली बढ़ जाता है। जो कंपनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आती है, वो मार्केट पे राज करती है, जिसके कारण मोनोपोली बढ़ जाता है। टेक ओवर डोमेस्टिक फर्म्स, डोमेस्टिक कंट्री के जो फर्म्स हैं उनको खरीद लेती हैं, कंट्री के खुद के जो बिजनेस है उसको खरीद लेती हैं। ऐसी कंपनियां बहुत सारी हैं, विदेशी कंपनियां जो खरीद लेती हैं, जिससे कंट्री का जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो कम हो जाता है। इंक्रीज इन इक्वलिटी, इनइक्वलिटी बढ़ जाता है, असमानता बढ़ जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। अब ये जितने भी हमने पढ़ा, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका हमारे बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी 1991 के बाद आई, उसके कारण बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा? सबसे पहला इफेक्ट हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया। बिकॉज ऑफ ऑल राउंड कंपटीशन, कंपनी विच कुड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड विच वे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज कुड ओनली सर्वाइव। जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, हाई टेक्नोलॉजी, ज़्यादा रिसोर्सेज था, वही सर्वाइव कर पाई और दूसरी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न कंपनी विच वाज द लीडर इन टीवी बनाने में एक वेस्टर्न जो कंपनी है वो लीडर थी, with more than 38% share in the TV market, lost its control over the market because of all round competition from MNC। बहुत सारी कंपनियां आ गई, सैमसंग, LG, कितनी सारी कंपनियां आ गई, तो इसके कारण वेस्टर्न को अपना मार्केट शेयर खोना पड़ा। और अभी हम टीवी दुकान में चले जाते हैं तो वेस्टर्न की टीवी हमें रेयरली किसी दुकान में मिलेगी। तो ये एक समय था कि उसका 38% शेयर था और आज उसका शेयर नाम मात्र का रह गया है। मोर डिमांडिंग कस्टमर, अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के कारण कस्टमर्स का डिमांड भी बढ़ गया। प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज वेरी फ्यू इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन यूनिट, बहुत कम इंडस्ट्री थे, बहुत कम प्रोडक्शन यूनिट थे। बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन शॉर्टेज द मार्केट वाज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, जो प्रोड्यूसर बना के बेचता था वही कस्टमर को खरीदना पड़ता था, क्योंकि सामान का शॉर्टेज था, जो मिल गया वही खरीदना है। But after new economic policy, many more business joined the production line and various foreign company also established their production unit in India। प्रोडक्शन करने के फैक्ट्रियों की भरमार हो गई। अब मार्केट में आपको चाहिए 2 सामान तो 10 सामान मौजूद हैं, तो आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
एज अ रिजल्ट देयर वॉज सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट्स इन एवरी सेक्टर। हर सेक्टर में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया। तो अब पहले था प्रोड्यूसर मार्केट, अब कौन सा मार्केट हो गया? बायर मार्केट। बायर जैसा चाहेगा वैसा सामान खरीदेगा। द मार्केट बिकम कस्टमर ओरिएंटेड एंड मेनी न्यू स्कीम्स वेयर मेड बाय द कंपनीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। अब कंपनियां कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई स्कीम लाना शुरू कर दी। एक चेंजेज हुआ। तीसरा इम्पैक्ट जो है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जब हम वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन फेस करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन फेस करना स्टार्ट कर दिए, तो हमें वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी यूज करने की ज़रूरत पड़ गई। तो अगर हम वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी यूज करना चाहेंगे तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो था, इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम 2% to 12%, and companies started spending a large amount for training of the employee। कंपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगी, जिससे हमारे कंट्री का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अपग्रेड हो गया। ये फ़ायदा हुआ। तो कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर डिमांडिंग हो गए और टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होने लगा। नेसेसिटी फॉर चेंज। प्रायर टू 1991 बिजनेस एंटरप्राइज कुड फॉलो स्टेबल पॉलिसी। 1991 से पहले स्टेबल पॉलिसी बिजनेसमैन को रखनी पड़ती थी और वो पॉलिसी लंबे समय तक 10 साल 15 साल एक ही पॉलिसी पे काम करते थे हर बिजनेसमैन। बट 1991 के बाद ऐसा नहीं रहा। टेक्नोलॉजी इतना फास्ट मॉडिफाई होने लगी कि उन्हें हर समय अपने पॉलिसी को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ने लगी। टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते हैं। जो बिजनेसमैन अपने पॉलिसी को मॉडिफाई नहीं कर पाते थे वो बिजनेसमैन मार्केट से आउट हो जाते थे। इसीलिए चेंज की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसका और एक इम्पैक्ट है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। अब ह्यूमन रिसोर्स को इंटेलिजेंट बनाना है, ट्रेंड बनाना है, इसकी ज़रूरत भी फील होने लगी। इंडियन एंटरप्राइज वेयर मैनेज्ड बाय इनएडिक्वेटली ट्रेंड पर्सनल। उस समय क्या था कि जो भी कंपनियां थी उनके पास आदमी तो थे लेकिन इनएडिक्वेटली ट्रेंड थे, मतलब पूरी तरह से ट्रेंड नहीं थे। न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर्ड पीपल विथ हायर कम्पिटेंसी स्किल एंड ट्रेनिंग। अब मार्केट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि वहाँ पे हाई स्किल के लोगों की ज़रूरत थी, ट्रेंड लोगों की ज़रूरत थी। तो इंडियन कंपनी को लगा कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, डेवलपिंग देयर ह्यूमन स्किल। तो लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेटअप करके लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जिसके कारण ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो गया। ये इसका फ़ायदा हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म वेयर फॉलोइंग सेलिंग कंसेप्ट। पहले फर्म कौन सा कंसेप्ट फॉलो करती थी? सेलिंग कंसेप्ट। मतलब आप प्रोडक्शन पहले कर लो, फिर सामान को मार्केट में बेच दो, कस्टमर खरीदेगा ही क्योंकि मार्केट में सामान का शॉर्टेज है। लेकिन बाद में इतनी कंपनियां हो गई कि वे सेलिंग कंसेप्ट को छोड़ करके किस कंसेप्ट पे आ गई? मार्केटिंग कंसेप्ट पे आ गई। मतलब उन्हें अब प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती थी, उसके बाद रिसर्च करना पड़ता था, लोगों के नीड्स वांट्स को देख करके तब प्रोडक्ट बनाना पड़ता था। तो पहले जैसी नहीं रही, पहले सेलिंग कंसेप्ट थी, बाद में मार्केटिंग कंसेप्ट आ गई, मार्केट ओरिएंटेड हुई, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? जब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया या जॉइंट वेंचर बनाना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट कंपनियों में पैसा लगाने की ज़रूरत कम हो गई। प्रायर टू 1991 ऑल द लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर वी आर यूज टू बी मेड गुड बाय गवर्नमेंट बाय सैंक्शनिंग स्पेशल फंड फ्रॉम बजट। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट की कंपनियां लॉस में चलती थी और उस लॉस को मेकअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, बजट में से फंड देती थी लॉस को मेकअप करने के लिए। एवरी ईयर बजट पास होता है और गवर्नमेंट कंपनियां जो लॉस में चलती है उनको पैसा दिया जाता है उनके लॉस को मेकअप करने के लिए। और वो पैसा आता कहाँ से है? वो हमारे टैक्स का पैसा होता है, हमारे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट उनको देती है। But today, the public sector have to survive and growth by utilizing their resources efficiently, and otherwise their enterprise have to face disinvestment। मतलब हुआ कि अब ऐसा नहीं है, 1991 के बाद ये सिस्टम बदल गया। अब क्या है, जो कंपनियां लॉस में चलने लगी गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचने लगी कि इसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए, मतलब इसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाया उसको निकाल लें हम और इसको प्राइवेटाइज कर दें। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। एक्सपोर्ट पे जोर दिया जाने लगा। पहले 1991 से पहले इंपोर्ट पे ज़्यादा जोर होता था, लेकिन 1991 के बाद एक्सपोर्ट पे जोर दिया जाने लगा। इंडियन बिजनेसमैन वाज फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन एंड द न्यू ट्रेड पॉलिसी मेड द एक्सटर्नल ट्रेड वेरी लिबरल।
अब ट्रेड बहुत लिबरल हो गया था, विदेश में सामान भेजना, विदेश से सामान खरीदना बहुत लिबरल हो गया था। एज ए रिजल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए इंडियन कंपनी जो थी एक्सपोर्ट बिजनेस में ज्वाइन कर ली एंड गॉट लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट। जैसे रिलायंस है, वीडियोकॉन है, MRF है, ग्रेट होल्ड इन एक्सपोर्ट मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट में इनका बहुत शेयर है। एक फ़ायदा हो गया, ये सारे फ़ायदे हो गए हमारा जो भी LPG के कारण या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।